Yes. Okay, so this is the question about rotor. Here we can just see that this is the cylinder which is rotating about an vertical axis passing through its center like this. And suppose that there is a person which is just here at this point here. यहाँ पे ये person जो है तो वो suppose इस rotor के अंदर है. देखो ठीक से वो hollow rotor है और यहाँ पे वो person यहाँ पे खड़ा है इस तरह से, ठीक है, और इस surface के साथ चिपका हुआ है और उसके नीचे एक surface भी है, ठीक है, जिसके ऊपर ही वो खड़ा है, ठीक है. लेकिन अब ये सोचो कि जैसे ये रोटर इस तरह से रोटेट करना चालू करेगा तो क्या होगा, इस पर्सन के ऊपर कुछ फोर्सेस काम करेंगे. कैन यू लिस्ट आउट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पर्सन? नंबर 1, सपोज ये पर्सन जो है, इस पर्सन को हटा के हम क्या करेंगे, उसको एक सिंपल डॉट से एक्सप्रेस कर देंगे. उस पर्सन का जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम एक पॉइंट से डिनोट कर देंगे. Okay, so this is the person, this is the rotor, and there is a person inside this rotor. Suppose this is the person here. Okay, so just let us try to list out all the forces acting on this rotor. Okay, so सबसे पहला जो force है तो वो हम यहाँ पे denote कर सकते हैं. That is the gravitational force, which is going to be in the downward direction. Yes, Atharu. Centrifugal force, gravitational force, and normal reaction. Very good, correct. So this is the gravitational force, which is equal to the weight of the rotor, which is directed in a downward direction. At the same time, centrifugal force is also acting on it in the horizontal direction along the radius away from the center. Just because this person in this rotor is just moving along the rotor in this circular motion like this. Okay, तो इस circular path में वो move कर रहा है, इसी वजह से. Yes, सम्यक कुछ doubt है? No sir. ओके, इसका माइक ऑन था ना इसलिए मैंने पूछा. चलो ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल घूम रहा है, मतलब ये पर्सन घूम रहा है, जिसके कारण उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट होगा अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर. द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट दिस पॉइंट हियर एंड दैट्स व्हाई अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब इस डायरेक्शन में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, जिसको हम FC से डिनोट करेंगे. ठीक है, FC which can be equal to mv square upon r, or which may be written to be equal to mr omega square as well. No doubt. And the third force acting on this person is going to be actually the normal reaction due to the surface of this rotor. देखो ये normal reaction का property समझो. अगर suppose surface जो है ऐसा है तो उसके ऊपर जो भी particle यहाँ पे located होता है तो उसके ऊपर normal reaction हमेशा ऊपर के direction में काम करेगा इस तरह से. This will be the force which is called as normal reaction. लेकिन अगर surface ही अगर टेढ़ा है, ऐसा अगर surface है suppose inclined surface है, तो वहाँ पे normal reaction होगा, जरूर इस direction में वो काम करेगा जो कि इस सरफेस एंगल्स पे, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन है. अगर सरफेस खुद वर्टिकल है, सरफेस इज सपोज वर्टिकल, देन द नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट at this point will be actually at right angles to the surface actually. So in this way, अगर हम वॉल को इस तरफ अगर पुश करने की अगर कोशिश करते हैं, किसी भी वॉल को अगर हम पुश करने की कोशिश करते हैं, तो वो वॉल क्या करेगा, जाएगा तो नहीं उस तरफ, लेकिन वो ही खुद हमको अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा. तो इसका मतलब उस वॉल ने जो हमारे ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया है उसको ही एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है. तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्शन फोर्स. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ रिएक्शन फोर्स. ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्शन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, एक्शन रिएक्शन का जो लॉ है, तो अभी यहाँ पे एक्शन कौन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गोइंग टू बी द एक्शन हियर. So therefore, the reaction force will actually be the normal reaction, which is going to be at right angles to this this surface, which will be in the inward direction like this. So this is actually going to be the normal reaction. We can just denote it by N. Okay, लेकिन इन तीनों के अलावा क्या और कोई फोर्स है इसके ऊपर काम करने वाला? Just put it in the chat box fast. जब ये इस तरह से घूमेगा रोटर के अंदर, तो इन तीनों के अलावा और कोई फोर्स है क्या इसके ऊपर काम करने वाला? नॉर्मल रिएक्शन, वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन तीनों के अलावा और कोई फोर्स है क्या?
जो इसके ऊपर काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम एक एक इम्पोर्टेंट फोर्स भूल रहे हैं। ठीक है, यस 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 कशिश, नहीं विवेक ने करेक्ट आंसर दिया है, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, वेरी गुड। सो बेसिकली हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट द सेपरेट फोर्स, एक्चुअली दिस नॉर्मल रिएक्शन इटसेल्फ इज एक्टिंग हियर एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यू कैन जस्ट सी, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो खुद ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे काम कर रहा है। ओके, इट इज नॉट द फोर्थ फोर्स एक्चुअली। ओके, बट हियर द फोर्थ फोर्स इज जस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, क्योंकि देखो अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं होता तो ये वेट के चलते ये पर्सन नीचे जाना चाहिए था कि नहीं, स्लाइड होना चाहिए था। लेकिन अगर ये यहाँ पे अगर कोई सरफेस है और वो सरफेस रिमूव कर दिया और उसके बाद भी अगर ये पर्सन नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जरूर इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा जो कि ऊपर के डायरेक्शन में काम करेगा। ये अगर सबको समझ में आ गया है तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे ही सॉल्व हो गया है। देखो ठीक से, the frictional force will be acting on this person in the upward direction here, just in order to oppose the sliding of this person in the downward direction. इस पर्सन को नीचे जाने से रोकने वाला एक ही फोर्स है जो कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, और वही यहाँ पे इसको वहां पे चिपकाए रखता है। ठीक है, अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं होता तो ये पर्सन तो नीचे खिसक जाता और नीचे गिर जाता। लेकिन अभी अभी हमने जो डायग्राम देखा, जो मैंने आपको जो वीडियो दिखाया या इमेज दिखाया, उस इमेज के अंदर आप देखते हो कि जो पर्सन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब हॉरिजॉन्टली उस सरफेस के साथ, वॉल के साथ चिपका हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं गिरता है। उसका रीजन यही है कि द वेट ऑफ द पर्सन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। it is acting in such a way that this person will just slide in the downward direction, but the frictional force acting on it in the upward direction here is actually opposing it from the sliding in the downward direction. And in the limiting case, okay, maximum value of weight will be such that it will just be exactly equal to the limiting force of static friction here. And now if we just equate these values here, then we can just get that the frictional force Fs is going to balance the mg, and this Fc, मतलब ये जो centrifugal force है, it is going to balance the normal reaction here. But already we know that Fs और n के बीच में एक रिलेशनशिप है। ये चलो यही दो इक्वेशंस जो है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आराम से कि Fs is actually equal to mg, ये पहली बात, और दूसरी तरफ Fc जो है, इस Fc को हम लिख सकते हैं आराम से mv स्क्वायर अपॉन r, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही एक फॉर्मूला है, that is going to be equal to n. So this can be given as equation number 1 and this as equation number 2, so that you can just understand now. अच्छा, इसको उल्टा करके ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो यस, ये जो है n इस तरफ हम डाल देंगे और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे mv स्क्वायर अपॉन r, चलेगा ना? ठीक है, अभी Fs और n के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जो कि हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में देखा है। फ्रिक्शन वाला जो चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n. Actually the first law of static friction tells us simply that the limiting force of static friction is always directly proportional to the normal reaction, okay, normal reaction between the surfaces in contact, and the constant of proportionality in this case is actually called as the this coefficient of friction. So that this first law of static friction expressed in mathematical form looks like this. The limiting force of static friction is equal to coefficient of friction into normal reaction. If we just use it here, तो यहाँ पे अगर हम इसको यूज करेंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे Fs के बदले हमको रिप्लेस करना होगा ये उसका वैल्यू जो कि mg है यहाँ पे। Okay, so this is mg replaced here, which is going to be equal to mu, that means the coefficient of static friction, which is sometimes denoted by mu s also, but just we'll denote it by mu only, and that is multiplied by n, which is already equal to mv square upon r here. So if we just replace it here, then we get this mv square upon r. And now if we just cancel out this m from both sides, then we'll be able to get this g is equal to mu into v square upon r, which gives v square is actually equal to, यहाँ पे v square जो है r इस तरफ चला जाएगा, mu नीचे चला जाएगा, और हमको मिलेगा क्या सिंपली, तो rg upon mu. Okay, so this is actually going to be the formula for
velocity square. But if you want to find out the velocity, then we can be able to get this v is equal to root of rg upon mu. Okay, root of rg upon mu. This is the formula, ready-made formula, which can be used in this situation here, and everything is given. See it here, 2 meter radius of rotor, 0.2, that is coefficient of friction, and gravity to हमको already पता है. So if we just replace all the values, then we can just be able to get this r, that is 2 into gravity, which is almost 10, which is to be divided by the mu, which is 0.2 here. So this is 0.2, and then we can just get this root of 100 in this case, क्योंकि 0.2 और 2 को अगर reduce कर देंगे तो वहाँ पे हमको 10 मिल जाएगा. जो 10 इस 10 के साथ मल्टीप्लाई होके 100 बनेगा, और इस 100 का जो स्क्वायर रूट है वो एक्चुअली 10 बन जाएगा, जिसके कारण उसको वहाँ पे हमको 10 मीटर पर सेकेंड ये फाइनल आंसर मिल जाएगा. ठीक है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रोटर. ओके, एनी डाउट अबाउट दिस? यस, वेरी गुड विवेक. 10 will be the correct answer. All right. Okay. So ठीक है, so let us discuss about the properties of friction first of all here. Friction होता क्या है और उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात यहाँ पे एक नोट करो कि फ्रिक्शन इज द फोर्स. ओके, फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी अ फोर्स. ये बहुत अच्छी तरह से नोट करो बिल्कुल कि फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी अ फोर्स. जो हम फोर्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, जो फोर्स के बारे में ट्रू है वही फ्रिक्शन के बारे में भी ट्रू है. लेकिन ये सेकेंड चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करो कि इट इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स. ठीक है, सेल्फ एडजस्टेबल. व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेल्फ एडजस्टेबल? तो इस सेल्फ एडजस्टेबल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, ये हमको अच्छी तरह समझना है. सेल्फ एडजस्टेबल इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? सी हियर, सपोज देयर इज अ ब्लॉक and suppose there is a सरफेस. ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और एक सरफेस है यहाँ पे, और इस सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है, अभी इसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इमेजिन करो कि अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता हूँ और वो फोर्स अगर एक 5 न्यूटन का है. ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया. ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक मूव तो नहीं हो रहा है. लेकिन what does it mean? Why should be that the block is not moving? Just because it must have experiencing similar force, equal and opposite force here. तो 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है. ओके, ठीक है. अभी अगर मान लो मैंने ये अप्लाइड फोर्स जो है वो 10 न्यूटन कर दिया, 10 न्यूटन. ठीक है, तो अब तभी क्या होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है वो भी 10 मीटर हो जाएगा. ठीक है, यस. इसका मतलब है एडजस्टेबल फोर्स. सेल्फ एडजस्टेबल मतलब क्या, कि उस जैसे मैंने अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया तो वैसे फ्रिक्शनल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिकली बढ़ गया. ठीक है, ओके. और दूसरी बात है कि ये एडजस्टेबल इन डायरेक्शन ऑल्सो. तो अभी डायरेक्शन में एडजस्टेबल का मतलब क्या है, ये देखो, सपोज ये ब्लॉक है और इसके ऊपर अगर मैंने इस डायरेक्शन में अगर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम करेगा. ठीक है, लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स जो है वही अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, ये 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ अप्लाई किया, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में काम करेगा. ठीक है, वो भी 5 न्यूटन ही होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा. फ्रिक्शनल फोर्स ने खुद होके अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया. ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एडजस्टेबल इन डायरेक्शन. यस, बट एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट एन इंडिपेंडेंट वन. ठीक है, ये कोई इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं है. ठीक है, इट इज जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज डिपेंडिंग. ठीक है, डिपेंड्स ऑन अप्लाइड फोर्स. जो भी अप्लाइड फोर्स है तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल सी, अगर सपोज जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल में बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स जब एक्ट करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन का काम करता है. ठीक है, अभी अगर मैंने फोर्स 10 न्यूटन का कर दिया तो वो फ्रिक्शनल फोर्स भी 10 न्यूटन का हो गया. ठीक है, लेकिन अभी सपोज मैंने ये 10 न्यूटन का फोर्स फिर से घटा के 5 न्यूटन कर दिया, तो क्या ये 10 न्यूटन का फोर्स वहां पे वैसे ही बना रहेगा और वो 10 न्यूटन का फोर्स इसको खींच के लेके जाएगा उस तरफ? कभी नहीं.
ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नेवर एक्ट्स ऑन इट्स ओन, खुद होके कभी काम नहीं करता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ तब काम करता है जब बॉडी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होता है जो दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, और जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, उसको भी तो कुछ लिमिट होगा कि नहीं? जरूर। अगर सपोज हम ये फोर्स जो है वो 10 से सपोज 15 न्यूटन कर देते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है 15 न्यूटन बन जाए। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी 15 न्यूटन बन गया। अभी अगर मैं 20 न्यूटन अगर फोर्स अप्लाई करूंगा तभी भी फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन बनेगा। ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो ये बॉडी मूव करेगा कि नहीं? जरूर करेगा। तो जब ये बॉडी मूव करना चालू करता है, सपोज अगर मैंने ये 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और उस समय ये बॉडी मूव करना चालू कर देता है, ठीक है, 20 न्यूटन फोर्स पे, तो उस समय अगर ये बॉडी मूव करना चालू करता है तो उस समय फ्रिक्शनल फोर्स भी ऑब्वियसली 20 न्यूटन होगा। लेकिन उस समय बॉडी जस्ट मूव कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है मूव करने के लिए। इस फोर्स को, जो इस बॉडी को मूव करने के लिए सफिशिएंट है, ऐसे मिनिमम फोर्स को बोला जाता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज अ स्पेशल फोर्स एक्चुअली। इसको हम बोल सकते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक रहने के लिए लिमिट कौन सा है, लिमिटिंग फोर्स कौन सा है, मैक्सिमम फोर्स कौन सा है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दैट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय एफएस। ओके, रिमेंबर दिस लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्चुअली डिनोटेड बाय एफएस। एफएस मतलब सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, याद रखो, नहीं तो कोई स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं गलती से कि एफएस, जहां पे भी एफएस दिखता है तो मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स है। बिल्कुल नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ डिफरेंट, and the limiting force of static friction is going to be a different one. So for our convenience, we'll just denote the limiting force of static friction by capital Fs, and simply frictional force जो है उसको हम simply Fs से denote करेंगे, small fs से denote करेंगे। Remember correctly that small fs is going to be the simply frictional force, but capital Fs is a special one which is going to be the limiting force of static friction actually, and this is the special force actually। अभी यहाँ पे देखो, अगर हम सपोज ये कंसिडर करते हैं कि कोई भी सरफेस के ऊपर अगर कोई बॉडी हमने रख दिया और उसके ऊपर जो फोर्स है वो अगर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा उस बॉडी का? ये देखो, सपोज दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द सरफेस, एंड सपोज दिस बॉडी इज जस्ट केप्ट ऑन दिस सरफेस, एंड सपोज द डिफरेंट फोर्सेस आर जस्ट गेटिंग अप्लाइड ऑन दिस बॉडी हियर। तो इस बॉडी के ऊपर हमने अलग अलग फोर्सेस अप्लाई करना चालू किया। मान लो कि इसके ऊपर हमने पहले एक 5 न्यूटन 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना चालू किया, तो उस बॉडी का फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो वो उसके बारे में अगर हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे ना, तो उस टेबल से तुमको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर समझ में आएंगी। और फ्रिक्शनल के ऊपर जितना भी कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो तुम इस टेबल के द्वारा बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये टेबल सिर्फ समझ के लो तो आपको फ्रिक्शन के बारे में पूरा सब समझ में आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे डाल दिया है that is frictional force, we can just call it as fs, okay, small fs, okay। और दूसरी तरफ है applied force। ये तो चलो ठीक है, ये फर्स्ट ब्लॉक में हमने यहाँ पे सपोज अप्लाइड फोर्स डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया स्मॉल fs, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स उस समय का, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे नेट फोर्स, जिसको हम डिनोट करेंगे एफ नेट से, या resultant force we can just say, and then we can just denote it by here we can just write a fourth column that is about the acceleration, okay, acceleration of the system, okay। अभी इसमें एक बात याद रखो कि फ्रिक्शन लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? अभी अभी हमने देखा कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसका भी लॉ वही कहता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is always directly proportional to the normal reaction between the surfaces in contact. But here, if we just replace this proportionality, then we can just write this as Fs is equal to mu s into n. Remember,
and if we just replace this proportionality here, then we can just get that Fk, that is the limiting force of kinetic friction, is actually going to be mu k into n. And we have to understand the difference between this Fk and Fs here, and even mu k and mu s here. What is the difference between Fs and Fk? ये जो limiting force of static friction जो है, it is the maximum force up to which the body can remain at rest without sliding. Okay. And what is this limiting force of kinetic friction here? It is the minimum force which is required for the body to keep moving. सोचो, that is the difference. मतलब अगर किसी बॉडी को हमको एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर किसी सरफेस के ऊपर स्लाइड करना है, तो वो स्लाइड करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. बट एट द सेम टाइम हियर दिस limiting force of static friction means the minimum force or maximum force which is required for the body to just make slide. तो स्लाइड होने से जस्ट स्टार्ट करने के लिए, स्लाइडिंग स्टार्ट करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसको हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. And here we can just understand that limiting force of static friction is always greater than the limiting force of kinetic friction, and also that the limiting coefficient of static friction is actually greater than the coefficient of kinetic friction, remember. And if we just draw the graph between limiting force of static friction, frictional force, and suppose here the applied force, यहाँ पे हम डाल देंगे applied force suppose, और यहाँ पे डाल देंगे फ्रिक्शनल फोर्स जो कि स्मॉल fs से डिनोट किया जाता है, जो हमने अभी देखा. ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं तो the graph between fs and applied force here will be actually be the straight line only. So you can just draw it in this way. It is a straight line which is inclined at an angle 45 degree with the x-axis. That means the limiting force of the frictional force and applied force, both of these forces are just going to be the same unless and until the limiting force of static friction is reached. जब तक ये limiting force of static friction यहाँ पे नहीं आ जाता, तब तक ये जो है ये बिल्कुल straight line रहेगा. ग्राफ जो है वो बिल्कुल straight line रहेगा, no doubt. देखो ये जो है, this is the limiting force of static friction, and this is in general frictional force which we can draw it here. Okay. तो अगर ऐसा है तो इसमें देखो यहाँ पे ये जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, तो वहां पे जब हम आ जाते हैं तो उस समय ग्राफ का क्या होता है, तो ये जो पॉइंट है, तो इसके आगे तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ने वाला नहीं है. ठीक है, लेकिन होता क्या है देखो, द ग्राफ विल जस्ट बेंड एंड इट विल जस्ट सडनली ड्रॉप हियर, एंड नाउ आफ्टर दिस पॉइंट द फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स विल जस्ट बिकम कांस्टेंट and it will be less than the limiting force of static friction, and it will be actually equal to the kinetic friction, limiting force of kinetic friction. ये अगर लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है इसको हम बोल सकते हैं Fk actually. Okay, Fk, this is the constant force after this point. तो इस पॉइंट के आगे क्या होता है, लिमिटिंग ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कांस्टेंट बन जाता है, वो अभी बढ़ता नहीं है. वो बढ़ता कब है, सिर्फ यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इसको हम P बोल सकते हैं. इस पॉइंट तक ये फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाता है, और इसके बाद अगर हमने अप्लाइड फोर्स और ज्यादा बढ़ाया तो उस केस में ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स सडनली डिक्रीज हो जाता है और लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ बराबर बन जाता है, और फॉर एवर, हमेशा के लिए वो उतना ही रहता है. ठीक है, ये जो है ये हम इस एग्जाम्पल के अंदर समझ सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं है. सो लेट अस डिस्कस दिस एग्जाम्पल in tomorrow's lecture, but just be careful, this example will make all the doubts about the friction crystal clear. ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल के अंदर आपको सारा जो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पूरा जो डिटेल है वो इसमें मिल जाएगा, और ये जरूरी भी है क्योंकि आगे चल के सभी बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर आपको फ्रिक्शन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो यूज करना है, फ्रिक्शन के प्रॉपर्टीज यूज करने हैं. ये पूरा जो ग्राफ है वो आपको जरूर लगेगा किसी ना किसी एमसीक्यूज में या किसी ना किसी न्यूमेरिकल के अंदर या किसी ना किसी थ्योरी के अंदर भी जरूर. तो इसकी वजह से हमको ये डिटेल में करना पड़ेगा. सो लेट अस डू इट टुमारो. ओके, बट आई विल जस्ट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू विल जस्ट सबमिट द होमवर्क असाइनमेंट्स गिवन टाइम टू टाइम. अब चलो ठीक है,